हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। अभी तक हम लोग चैप्टर 3 वेक्टर अलजेब्रा एंड सॉलिड ज्योमेट्री में वेक्टर सीखते आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री को सीखना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से प्रॉब्लम 3.6 का हम थियरी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग जो है कम्प्लीटली जानेंगे कि प्रॉब्लम 3.6 को करने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। प्रॉब्लम 3.6 थियरी सॉलिड ज्योमेट्री, लेट्स स्टार्ट। सॉलिड ज्योमेट्री हम लोग सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है। द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद थ्री डायमेंशनल 3D सॉलिड शेप इज नोन एज सॉलिड ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग 3D सॉलिड शेप्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कौन हो गया आपका, क्यूब और स्फीयर, इस सारे आपके 3D शेप्स हैं। मतलब ये एडजस्ट करते हैं। जैसे आप लोग जो फ्रेंड, जैसे आप बुक देख रहे हो, देखो टीवी देखते हो, बुक देखते हो, सब आप 2D में देखते हो। 3D में देखने का मतलब है कि उसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, 3 डायमेंशन देखने को मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और 2D में आपको दो चीज़ देखने को मिलती है, पहला लंबाई और दूसरा चौड़ाई। आपको उसमें मोटाई देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे इस पेज को देखो, देखो जो मैंने ये पेपर लिया, ये वाला पेज, इसको आप ध्यान से देखो तो आप इसमें क्या क्या देख सकते हो। एक देख सकते हो कि ये इतना लंबा है, ठीक। दूसरा देख सकते हो ये इतना चौड़ा है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते हो कि ये पेपर कितना मोटा है। कुछ इस तरह से ये जो आपको सपोज करो ये कितना भी मोटा, जितना भी चीज़ से मोटा है ये आप नहीं देख सकते हो। ये सिर्फ आप जो है स्क्रीन पे जो दिख रहे हो आपको, सिर्फ आपको दिख रहा है कि ये इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, मोटाई नहीं दिख सकते। अगर आपको कोई 3D शेप देखने हैं तो आप रियल लाइफ में ही उसको देख सकते हो। जैसे आप अपना घर देखते हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ हो उसे आप देखते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर पेन देख लो, ये 3D में आपका इतना मोटा, इतना लंबा, इतना चौड़ा है। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया, जैसे कोन का, क्यूब का, स्फीयर का, ये सब 3D में एडजस्ट करते हैं। यानी इनके पास लंबाई, चौड़ा और मोटाई होते हैं, तीनों के पास, सबके पास होते हैं। जो 3D, जिसके पास भी 3 डायमेंशन है, उनके पास जो है ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप या सॉलिड ज्योमेट्री वाले शेप। बस इसका मीनिंग सिंपल आप इतना समझो, कोई भी ऐसा शेप जिसके 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशन में हो, वो उसे हम बोलते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर उससे स्टडी किया जाता है। अब देखो, वो जिसके पास 3D, जिसके पास 3 डायमेंशन हो, उसे हम सॉलिड शेप बोलते हैं। और सॉलिड शेप का जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में अध्ययन किया जाता है, ज्योमेट्री में अध्ययन किया जाता है, उसे हम सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड ज्योमेट्री क्या है, एक तरह से आप समझो ज्योमेट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें हम सॉलिड शेप के बारे में अध्ययन करते हैं। और सॉलिड शेप क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है। एग्जाम्पल कोन, स्फीयर, क्यूब। अब यहाँ पे देखो नोट में लिखे हैं, द ज्योमेट्रिक सॉलिड शेप हैज़ 3 डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट। ज्योमेट्रिक सॉलिड शेप्स का क्या होता है फ्रेंड, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। वह हाइट की जगह आपको कहीं कहीं आप एक तरह से देखोगे तो यहाँ पे हाइट को हम मोटाई के तौर पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे ये एक तरह से ये पावर बैंक है, तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ आपका एक चौड़ाई हो गया, और जो आपका ये मोटा जो है इतना, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास जो है 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए ये 3D शेप होगा, यानी ये सॉलिड शेप है। और इसलिए इसका जो स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर करेंगे। डायग्राम में भी इसको आप देख सकते हो। इस तरह से देखो, सपोज करो ये आपका यहाँ से लेके लेंथ है L, ये यहाँ से लेके ये जो ये हो रहा आपका ये हाइट है, और सेम ये से यहाँ से लेके ये हो गया इसकी चौड़ाई। और तो इसकी सिंपली यहाँ पे बोल देंगे इसको W विथ बोल दो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हो गया आपका। तो अब सॉलिड ज्योमेट्री में एंट्री मारा है, तो सॉलिड ज्योमेट्री हम लोगों ने जान लिया क्या होता है। अब देखो आगे हम समझते हैं 3.6 को करने के लिए हमें क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का डेरिवेशन देख लो, कैसे आपको निकालना है, क्या क्या मिलेगा आपको, और क्या क्या हीट रहेगा उसमें, और किस तरह से आपको उन हीट से निकालने हैं आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस केस में उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन फॉर्मेट क्या होगा। तो उसका डेरिवेशन देखो, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने डेरिवेशन, लेट पी कोई पॉइंट लेते हैं, ये देखो प्लेन XYZ आपका ये
हम 3D सीख रहे हैं तो 3D हमने डायग्राम बना दिया एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो ये आपका प्लेन है कुछ इस तरह से, ये जो दिख रहा है आपको ये प्लेन है। प्लेन फ्रेंड्स समझते हो प्लेन क्या होता है? देखो प्लेन कहने का मतलब है जैसे आप एक घर है, ठीक है, तो घर देखते हो तो घर का जो दीवार होता है ना, दीवार चार साइड चार दीवार है आपका, तो चारों प्लेन है। अब देखो जो फर्श है ना आपका वो भी प्लेन है, वो नीचे का प्लेन हो गया, ठीक है, ये साइड वाले प्लेन हो गए। इस तरह से जो इस तरह से ना, देखो यहाँ पे सपोज करो ये देखो ये पेज ही ले लो आप, सपोज करो ये पेज ही ले लो, तो ये पेज देखो, ये पेज में क्या क्या आपको मिलेगा, पेज में एक आपको लंबाई मिलेगा, एक आपको यहाँ से चौड़ाई मिल गया, ठीक है, तो इसमें 2 डायमेंशनल है, तो ये आपका ये 2D प्लेन हो गया। समझ में आ गया? जैसे दीवार भी एक तरह से 2D प्लेन हो गया, सामने से देखो तो 2D दिखेगा, एक लंबाई दिखेगा, चौड़ाई दिखेगा, मोटाई तो दिखेगा नहीं सामने से दिखोगे तो, ठीक है, तो सेम उसी तरह से दीवार भी आपका प्लेन ही होता है। तो ऐसे प्लेन कर करके ही आपके 3D इमेज बनते हैं। तो ये आपका प्लेन है, तो ये प्लेन क्या हो रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, और वो पॉइंट जो है, तो हमने वो पॉइंट P1 ले लिया है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो प्लेन है ये P1 को क्रॉस कर रहा है, ये P1 से पास कर रहा है। तो इस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन फॉर्मेट क्या होगा? तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट पी एक हम अपने से कोई पॉइंट ले लिया, देखो ये दिया नहीं रहेगा, ये अपने से लेट कर लेना है, एक्स वाई जेड जिसका कोऑर्डिनेट है और इसी प्लेन पे हो, देखो यहाँ पे लेट कर लिया पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एनी पॉइंट है ऑन द प्लेन, प्लेन पे ही है ये पी, हमने लेट किया खुद से थ्रू। अब वो जो है ना प्लेन आपका जो पी है, पी पॉइंट है, वो जो है P1 को यहाँ पे क्रॉस करा, देखो प्लेन थ्रू P1 x1 y1 और z1, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक पॉइंट आपको दे रहे हैं हम जो कि प्लेन उससे क्रॉस कर रहा है, मतलब वो प्लेन पास कर रहा है उस पॉइंट को, तो ये आपको दिया रहेगा P1, ठीक है, तो ये P1 आपका गिवन है, ये हमने अपने से लेट कर लिया px, y, z, तो यहाँ पर लिखा नेन नॉर्मल टू द प्लेन। अब इसके अब पे प्लेन है तो प्लेन के एक नॉर्मल खींच दिया मैंने, मतलब इस पर एक नॉर्मल डरा, ठीक है ना, इस तरह से इस पर एक नॉर्मल गिरा, वो है ये आपका वेक्टर एन वेक्टर, एन इस पर मैंने नॉर्मल डाल दिया जिसका जो है डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है। तो देखो यहाँ पे लिखा प्लेन वेक्टर और नॉर्मल, यहाँ पे इस तरह से वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब डेरिवेशन देखो यहाँ से डिराइव किया मैंने, ओ पी क्या है, देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ओ पी ये आपका ओ पी है, तो ओ पी हम देखेंगे यहाँ से, तो ओ से लेके पी, अगर इसको ऐसे लाइन खींचोगे ओ से लेके पी, तो फाइनली आपका ओरिजिन तो कितना होता है 0,0,0 होता है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा इसका जो वेक्टर फॉर्मेट ओ पी का। समझ रहे हो ना, ओ पी कैसे निकालते हैं, पी में से ओ को घटाएंगे, पी पॉइंट में से ओ को घटाएंगे तो ओ तो आपको वो जीरो है, सब सारा 0,0 होता है, तो एक्स में से 0, वाई में से 0, जेड में से 0, इस तरह से होगा, तो आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सेम ओ पी वन यहाँ से आपका हो जाएगा ओ पी वन, देखो ओ से लगे पी वन, तो सेम पी वन में से आपको वो घटाना पड़ेगा, 0,0 है, तो फिर से वही चीज़ आपका एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के होगा। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, अब यहाँ से ओ पी और ओ पी वन मिल गया, तो हम पी वन पी निकाल रहे हैं, पी वन पी वैक्टर, पी वन पी क्या है ये वाला, पी वन पी वैक्टर, मतलब पी वन से लेके पी वैक्टर, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पी वन से पी चाहिए तो ओ पी में से ओ पी वन को घटाना पड़ेगा, तो ये रहा ओ पी और ओ पी वन ये रहा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे एक्स में से एक्स वन, वाई में से वाई वन और जेड में से जेड वन, इस तरह से, और आई जे के, तो ये हमें मिला पी वन पी। अब देखो आगे, नाउ सी दैट पी वन पी परपेंडिकुलर है एन के, देखो ध्यान से इस इमेज में आप ध्यान से देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि ये जो है ना पी वन पी जो है परपेंडिकुलर कैसे एन के, एन जो है इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट P1 पे गिर रहा है परपेंडिकुलर, तो ये जो है कितने 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके हम बोल सकते हैं P1 P जो परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के, तो इस तरह से P1 P डॉट एन इक्वल टू 0 होगा, जब परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर उसका डॉट 0 होता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे P1 P का ये रहा आपका वेक्टर फॉर्मेट, और ये आपका एन का ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो दोनों को डॉट करेंगे, देखो एन का डायरेक्शन रेशियो था ना ए बी और सी, तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिखा ए आई जी प्लस बी जे प्लस सी के, लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर में हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसलिए बोलता हूँ सीरीज वाइज वीडियो देखा करो, अब वेक्टर का वीडियो देख लो, अगर आपको
जो वेक्टर में कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूरा क्लियर है वीर सिग्रवाल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉब्लम करते हुए, तो आप उससे वीडियो ज़रूर देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को डॉट करेंगे, आई वालों का एक साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ। तो इस तरह से डॉट करने के बाद इसको इसके साथ किया है, ए के साथ, और सेम इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो इस तरह से देखो होगा इक्वल टू 0, डॉट 0 होगा ना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर ले जाके, और बी को फिर अंदर ले जाके, और सी को फिर अंदर ले जाके, इस तरह से किया। और उसके बाद जो है यहाँ से एक्स वाई जेड जो है उसको अलग कर दिया, और जो x1 y1 z1 है उसको मैंने सेपरेट कर दिया इस तरह से, और ब्रैकेट करके मैं यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, क्योंकि सब में जो y1 वाला, x1 वाला और z1 वाला जो है सब में माइनस है, तो माइनस मैंने कॉमन किया और उसको एक साथ लिखा, इससे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पॉइंट पता है हमें, x1 y1 और z1 हमें पता है, बस हमें x y और z नहीं पता है। ये तो गिवन रहेगा ना, मैंने बताया था आपको x1 y1 और z1 जो है ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये गिवन रहेगा। तो इसलिए मैंने इतना एरिया को जो है यहाँ पे डीलेट कर लिया, ठीक है। इसको ये पता है हमें, ये हमें पता है, इसलिए हमने इसको डीलेट कर लिया। तो कांस्टेंट टर्म इसको बोल दिया मैंने, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज तो ये होगा ना, एक्स वाई कुछ भी, जेड कुछ भी हो सकता है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो एक नंबर है, एग्जैक्ट रखना है सर। तो इसमें को मैंने डी बोल दिया कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से जब इसको, इस एरिया को डी बोला मैंने, माइनस, पूरा माइनस लिया फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा ले लिया, तो इसको डी बोला, तो यहाँ पे रख दिया इसी में। अभी इस एरिया की जगह हम क्या लिख देंगे, डी, तो देखो प्लस डी लिखा, इसे इक्वेशन 2 बोला। अभी देखो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जो है आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0 जो आया, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली आंख बंद करके इसको लिख देना, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ही है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स करना, अगर आपको इक्वेशन कहीं दिखे इस फॉर्मेट में दिखे तो समझ जाना कि वो जो है प्लेन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म का। अब देखो आगे समझते हैं। अब देखो इफ पॉइंट्स P1 सिचुएटेड एट ओरिजिन, अब देखो कुछ स्पेशल केस समझते हैं। ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया जनरल फॉर्म में, मतलब ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, नॉर्मली आपको ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी जो कुछ स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस करने का मतलब है जो P1 है, मतलब जो पॉइंट आपको दिया रहेगा जैसे पास करेगा प्लेन, वो सपोज करो ओरिजिन पे है। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखो, जैसे ये आपका यहाँ पे प्लेन है, ये जो पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे अभी प्लेन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे जो प्लेन आता था, ये पॉइंट P आता था, जिसे पास कर रहा था। अब सपोज करो ये यहाँ पे, और सपोज करो कि ये जो घसक के यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे ये घसक के आएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा प्लेन का उस पॉइंट का, यहाँ से तो 0 हो जाएगा। कैसे, देखो जब पॉइंट यहाँ पे था तो ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे था, वो था कि नहीं था। देखो सपोज करो पॉइंट इस ये पॉइंट है और इससे प्लेन क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे था वो डी सपोज करो। लेकिन यही पॉइंट यहाँ पे घसक के आ जाए तो कहाँ से डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, 0 डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस नहीं होगा, बाकी हर चीज़ें रहेंगी, बस डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसके कारण से ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस गायब हो गया। देखो यहाँ पे देखो 0,0,0, यानी सिंपली आपको यहाँ पे 0 x1 y1 और z1 की जगह 0 रखना है। तो इसमें आप 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ये। तो जैसे ही ये पूरा आपका 0 होगा तो फ्रेंड्स आपका d भी 0 होगा, क्योंकि ये d जो है इसी से बना है, तो ये 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो देखो, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ देखो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 और प्लस c इंटू 0, तो इससे एरिया 0 हो गया। तो आपका x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 आ गया। तो ये स्पेशल केस हो गया कि जब ओरिजिन से जो क्रॉस करेगा वो प्लेन आपका, तो ये आपका इक्वेशन होगा, यानी जो पॉइंट आपका गिवन रहेगा वो ओरिजिन होगा। तो ये केस ठीक है, यानी डिस्टेंस कुछ नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे नोट पे, इफ़ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल एन वेक्टर टू द प्लेन। एंड दूसरा स्पेशल केस ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया नॉर्मल वेक्टर का, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दिया तो कैसे निकालोगे, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो देखो उस केस में आपको डायरेक्शन कोसाइन तो दिया ही रहेगा। सपोज कर देखो एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन मान लो दिया है आपका एन वेक्टर का, तो एन वेक्टर पे लिख देंगे। एन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो के साथ ए प्लस बी जे प्लस सी के लिखते हैं,
और हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एल इक्वल टू ले लिया यहाँ पे दिस, ठीक है, ए डिवाइड बाई दिस, बी डिवाइड बाई दिस और सी डिवाइड बाई दिस। तो ये आपका एलिमेंट हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन तो ऐसे ही निकालते हैं ना, और देखो कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं वेक्टर के, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो अब देखो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई दिस, इससे हम जो है इक्वेशन वन को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन वन कौन सा है, ये वाला इक्वेशन वन है। तो इस इक्वेशन वन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन वन को इससे डिवाइड करें, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमने यहाँ पे लेट किया है एल इक्वल टू दिस और एम इक्वल टू दिस और एन इक्वल टू दिस, यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे, देखो, ठीक है। और ये जो आपका एरिया है ये पूरा का पूरा नंबर्स है, एक कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि देखो आपका x1 और y1 और z1 जो गिवन रहेगा ये तो नंबर्स ही पूरा कांस्टेंट आएगा, नीचे वाला तो एक मैग्नीट्यूड ही है, तो ये कोई वेरिएबल नहीं, एक कांस्टेंट है। तो इसको हम कोई मान लेते हैं कांस्टेंट, सपोज करो p मानेंगे, और ये हमने अभी जो है लिख रखा है, तो इसको लिख रहे हैं, इतना एरिया को हम l लिखेंगे और इतना को m और इतना को हम n लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं और इतना को p लेट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख दिए उतना एरिया को l और m और n, और मैंने आपको बोला बाकी को मैंने p लेट कर लिया, और p को इस साइड भेजा तो कुछ इस तरह से होगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, और p यहाँ पर आपका क्या है, p यहाँ पे आप ax1 प्लस by1 प्लस cz1 डिवाइड बाई अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से ये p का वैल्यू है। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहेगा नॉर्मल वेक्टर का, तो इस तरह से हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसका, प्लेन का, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे आपको जानने की ज़रूरत है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालेंगे। अगर दो प्लेन आपको गिवन है, दोनों के बीच आपको एंगल निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 3.6 में। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो एक्चुअल में आपको अगर एंगल निकालने हैं दो प्लेन्स के बीच, तो एक्चुअल में आपको निकालने हैं कि दोनों प्लेन के जो नॉर्मल है उनके बीच क्या एंगल है। अगर आपको ये पता लग जाए कि उनके नॉर्मल यानी जो नॉर्मल वेक्टर हैं, यानी जो उन पर परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, देखो जैसे एक सपोज करो एक प्लेन है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर गिर रहा है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और एक और प्लेन है उस पर जो है नॉर्मल गिर रहा है वेक्टर, ठीक है, सपोज करो n2 है, ये n1 है, इस पर नॉर्मल गिर रहा है, ये इस पर नॉर्मल गिर रहा है। तो इन दोनों के बीच अगर एंगल पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि उनके प्लेन के बीच एंगल क्या है। तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालने का मतलब है कि उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल निकालना, और नॉर्मल दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तो आप अच्छे से जानते हो, वेक्टर तो आप सीख चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो अब देखो लेट यहाँ मैंने सपोज किया प्लेन वन का इक्वेशन ये ले लेते हैं, ठीक है। अब तो हम प्लेन वन का इक्वेशन लिख ही सकते हैं। अभी हम लोग सीखे ना किस तरह से प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू डी प्लस टी इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन वन है। दूसरा प्लेन का हमने यहाँ पे ले लिया डैश के फॉर्म में a डैश b डैश और c डैश, ठीक है। तो दूसरे प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो a डैश b डैश c डैश लिया, और पहले प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे a b c है। तो देखो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा प्लेन वन, देखो प्लेन वन आपका ये वाला है, इस तरह से है, और इस पे जो है आपका n1 गिर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है n1, और सेम आपका ये रहा आपका प्लेन 2, इस पर परपेंडिकुलर n2 गिर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या बताया, दो प्लेन के बीच एंगल निकालने का मतलब है कि दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल निकालना। तो n1 आपका है, n2 है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो थीटा ही निकालना हमें। तो देखो हमें दो यहाँ पे प्लेन दिए हैं, प्लेन के इक्वेशन गिवन रहेंगे पाई वन, और देखो प्लेन को पाई वन पाई टू से डिनोट करते हैं हम लोग, एक प्लेन रहेगा तो उससे पाई वन, दूसरे प्लेन को पाई टू, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखो नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम पाई वन एंड पाई टू, यानी प्लेन वन और प्लेन टू के बीच जो नॉर्मल वेक्टर है उसको लिखेंगे। तो n1, तो देखो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, यहाँ पे जो ए बी और सी है ये नॉर्मल वेक्टर ही होते हैं, जो भी आपके ये होते हैं ना ए बी सी, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ए बी सी आपका देखो यहाँ पे लिख दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यहाँ से वेक्टर हमें नॉर्मल मिल गया। दूसरे वाले से हमें मिल जाएगा ए डैश बी डैश और सी डैश, तो लिखेंगे ए डैश आई प्लस बी डैश जे प्लस सी डैश के। तो इन टू दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया।
तो थीटा में निकालना है, तो थीटा को लेट कर लेते हैं यहाँ पे, एंगल दोनों के बीच एंगल है N1 N2 के बीच। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हो दो वेक्टर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई उनका जो है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों को डॉट कर दिया है, ए डैश प्लस बी बी डैश और सी डैश। आपका ये प्लेन 1 का जो नॉर्मल वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आपका ये कॉस थीटा आ गया। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है आपका, इस तरह से एंगल निकालते हो। एंगल निकालना तो बहुत सिंपल है, हम लोग तो शुरू से वेक्टर में निकालते आ रहे हैं, सेम उसी तरह से प्रोसीजर है भी। बस आपको इसमें थोड़ा सा पकड़ना होगा कि फटाक से जो है आप निकाल लेना इससे नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन आपको गिवन है उससे नॉर्मल वेक्टर निकाल लेना, बस उन दोनों को डॉट करके उनके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करना, तो आपको थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं उसको देख लो। इफ़ थीटा 90 रहेगा देन आपका फ्रेंड्स यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश और सी डैश इक्वल टू 0 आएगा। यानी नॉर्मल के केस में क्या होगा, यानी नॉर्मल केस में देखो सपोज करो दोनों के बीच, दोनों प्लेन के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस केस में आपका ये वाला केस जनरेट होगा। और दूसरा केस अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब सपोज करो प्लेन 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है, प्लेन एक के ऊपर एक है। ठीक है, मतलब ये प्लेन है आपका, ठीक है, तो इसके ऊपर एकदम जस्ट इसी पे एक और प्लेन है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री पे है, इसके बीच जो है एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री तो समझ ही रहो, ये प्लेन है आपका और एक आपका यहाँ पे एक प्लेन है। ठीक है, तो इसके बीच जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से जब यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो ऐसा केस उत्पन्न होगा कि उनका जो नॉर्मल वेक्टर का रेशियो जो होगा वो इस तरह से इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल है, ए बाई ए डैश बी बाई बी डैश और सी बाई सी डैश इक्वल आएंगे उनके डायरेक्शन, और रेशियो जो है सेम आएंगे। और नॉर्मल 90 डिग्री रहेंगे तो उनका जो है डॉट 0 आएगा। और तीसरा केस देख लो, यहाँ पे तीसरा नोट कर लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन 1। तो जो आपका प्लेन 1 है इसमें दो प्लेन है ना, तो किसी प्लेन का ले लो, प्लेन 1 या प्लेन 2 ले लो। तो प्लेन 1 के पैरेलल कोई अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने हैं, जस्ट उसके पैरेलल करने का मतलब समझ रहे हो ना। देखो जैसे कि सपोज करो ये आपका प्लेन है, तो यहाँ पे एक और प्लेन है, पैरेलल करने का मतलब डिस्टेंस आपके बराबर होंगे, कहीं से भी डिस्टेंस मैप करो वहाँ से, तो वो जो है इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो बोलते हैं उसको पैरेलल। तो अगर आपको इस प्लेन का इक्वेशन गिवन है, इस प्लेन का इक्वेशन आपको गिवन है और इस प्लेन का इक्वेशन निकालने हैं, और ये आपको पता है कि ये जो प्लेन है आपका ये पैरेलल है इसके, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन रहेगा प्लेन का, जो भी इक्वेशन रहेगा प्लेन का जो आपको गिवन है उसमें आपको प्लस के कर देना है। सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4z है। ठीक है, यहाँ पे डी मत लिखो 4, ठीक है 4 लिखा है ऐसे, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन गिवन, तो इसके पैरेलल हमको एक और इक्वेशन चाहिए प्लेन का, तो सिंपली आपको यही चीज़ रिपीट करना, डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा नॉर्मल वेक्टर का, 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे प्लस की कर दो, बस हो गया काम खत्म। ठीक है ना, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो चेंज होगा, ये यहाँ पे अगर जो है ओरिजिन से जो है x दूरी पे है, तो ये कुछ ना कुछ दूरी पे ज़्यादा पे होगा, तो कितना दूरी होगा, सपोज करो k होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे k लिख दिया। k कोई भी नंबर हो सकता है, k एक कॉन्स्टेंट नंबर है। तो समझ में आ गया, गिवन प्लेन हो आपका कोई और बोले कि पैरेलल में एक और प्लेन है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली कुछ नहीं, जो भी इक्वेशन प्लेन गिवन रहेगा उसको लिख देना, और जो डिस्टेंस रहेगा, जो आपको नंबर्स रहेंगे कांस्टेंट, उसकी जगह के रख देना। ठीक है, और के कैसे निकालना आगे हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो के एक कांस्टेंट नंबर होता है। आगे समझते हैं कि हमें क्या और जानना पड़ेगा प्रॉब्लम 3.6 को करने के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन। तो अगर आपको कोई प्लेन गिवन हो और एक पॉइंट आपको दिया रहेगा प्लेन से दूर, और बोला जाएगा आपको कि उनके बीच डिस्टेंस निकालिए। इन फ्रेंड्स इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये आपका प्लेन गिवन है और ये आपका जो पॉइंट P जो है ये आपका आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन से बाहर है। तो इसके बीच, ठीक है, इनके बीच प्लेन और इस पॉइंट के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिससे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो। कम से कम दूरी क्या होता है, कोई भी वस्तु के बीच अगर कम से कम दूरी निकालने हैं तो आपको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डालना होता है, उसके बीच कम से कम दूरी चाहिए। सपोज करो पूरा पोता पोती कर दिया मैंने,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो ये आपका है और ये आपका है, ठीक है। ये दो प्लेन है, सपोज करो प्लेन ही मान लो थोड़ा देर के लिए। इनके बीच आपको देखो वस्तु एक है, दूसरी वस्तु ये है, इनके बीच आपको शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, कम से कम दूरी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक नापोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो आपको ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। कम से कम दूरी करने के लिए आपको सिंपली फ्रेंड्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालने ही पड़ेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे डालने ही पड़ेंगे, तभी आपको कम से कम दूरी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये देखो पॉइंट P जो है आउट ऑफ प्लेन है, और आपका जो R है ये प्लेन के अंदर है, Q भी प्लेन के अंदर है। तो हमें पॉइंट P जो कि आउट ऑफ प्लेन है और प्लेन के बीच अगर डिस्टेंस निकालने हैं मिनिमम, जिसको आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, तो फ्रेंड्स उसका क्या होगा केस, किस तरह से निकालेंगे उसे ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये देखो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, अब हम लोग तो प्लेन का इक्वेशन निकालना जान चुके हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस टी जेड प्लस टी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब इसका डेरिवेशन देखो ध्यान से, लेट आर एंड क्यू बी 2 पॉइंट, आर और क्यू हम 2 पॉइंट कर लेते हैं लाई ऑन प्लेन, जो कि प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये हम 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये दोनों को दोनों पॉइंट से प्लेन पे लाई कर रहा है। एंड पी डज नॉट लाई ऑन प्लेन, और जो पी है आपका ये प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, इसी से हमें डिस्टेंस निकालना है प्लेन तक। तो आर पी क्यू यहाँ पे ले लेते हैं हम, आर पी क्यू यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, ठीक है, थीटा, ये थीटा एंगल है, आर पी क्यू थीटा, ये थीटा है, ओके। और पी क्यू 90 डिग्री है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 90 डिग्री ऑफ कोर्स होगा। अब यहाँ पे पी क्यू का जो डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं डी, तो देखो ये पी क्यू का डिस्टेंस डी है, तो सपोज कर लेते हैं डी डिस्टेंस पे प्लेन से दूर है पी पॉइंट, ओके। अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, और जो पी क्यू है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और सबसे कम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखो डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया, नाउ इन ट्रेंगल पी आर पी क्यू, इन जो ट्रेंगल बन रहा है इसको हमने लिए और कॉस थीटा निकाला, तो पी क्यू डिवाइड बाई पी आर आया, ठीक है। बेस अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पी आपका देखो बेस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज पी आर, तब पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, तब पी क्यू को हमने लेट किया था यहाँ पे डी, तो यहाँ पे देखो डी रख दिया, पी आर को पी आर एज इट इज़। तो यहाँ से डी जब निकालने जाएंगे तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो डी जब निकालेंगे तो पी आर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर इंटू कॉस थीटा। आगे फर्दर समझते हैं, नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर। तो अगर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे पी क्यू और पी आर का। इसके पीछे करने का मतलब है हमें डी जो है मिले बिना कॉस थीटा का, मतलब कॉस थीटा हटाने का हमारा जो है यहाँ पे टारगेट रहेगा, तो इसलिए हमने दोनों को डॉट किया। डॉट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो पी क्यू डॉट पी आर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू और पी आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हम पी क्यू इस साइड ले आए, पी क्यू डॉट पी आर डिवाइड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड और पी आर कॉस थीटा इधर छोड़ दिया। पी आर कॉस थीटा यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, डी था, तो डी इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ठीक है। ये यहाँ पे राइट साइड में है तो इसको मैंने लेफ्ट में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत है नहीं, इक्वल का इधर उधर तो हो ही सकता। तो पी क्यू डॉट पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड, तो डी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, पी आर कॉस थीटा है। अब इसे इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। आगे समझते हैं, वी ऑल्सो नो दैट एन वेक्टर, जो कि हम जानते हैं नॉर्मल वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए आई जी प्लस बी जे प्लस सी के, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है ना, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, ये हम लोग जो जानते हैं। तो देखो जैसे कि आपका ये प्लेन है जो हमने लेट किया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी, ये प्लेन है। तो ए और बी और सी नॉर्मल वेक्टर ये डायरेक्शन रेशियो है ना। एंड वी ऑल्सो लेट पी क्यू परपेंडिकुलर प्लेन, तो जो पी क्यू है वो भी परपेंडिकुलर है प्लेन के। डायग्राम में देखो नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो पी क्यू भी आपका परपेंडिकुलर है प्लेन पे, ये हम लोगों ने अभी लेट किया है कि नहीं किया। तो पी क्यू शॉर्ट डिस्टेंस था तो परपेंडिकुलर तो होगा ही, और नॉर्मल वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दोनों पैरेलल है। अब भाई दोनों परपेंडिकुलर है, सपोज करो एक प्लेन है, यहाँ पे एक एन वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर गिर रहा है प्लेन पे, और एक आपका पी क्यू वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर गिर रहा है प्लेन पे। तो आपको दोनों परपेंडिकुलर तो एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसी के इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एन वेक्टर
पैरेलल होगा पी क्यू वेक्टर के। सो बी टेक सिमिलर मल्टीपल्स ऑफ एन एंड पी क्यू बिकॉज आर पैरेलल। तो हम स्केलर प्रोडक्ट निकल ले सकते हैं, ठीक है, एन और पी क्यू का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब फ्रेंड्स देखो, जब दोनों गिर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, दोनों के बीच तो डिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है, ये पैरेलल है, बस ये बड़ा छोटा हो सकता है, ये बड़ा छोटा हो सकता है, बस यही हो सकता है। मतलब अगर ये के टाइम्स है तो ये 2 के टाइम्स हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं के टाइम्स, सपोज करो पी क्यू में पी क्यू को लाने के लिए कि एन वेक्टर को के टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि दोनों का नेचर क्या है, वो पैरेलल एक दूसरे के हैं, बस पैरेलल हैं दोनों, लेकिन बड़े और छोटे तो हो सकते हैं ना, एक हो सकता है दूसरे से बड़ा हो। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पी क्यू जो है के टाइम्स ऑफ एन है। तो हम इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 हमने अभी किया, इसमें देखो ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो देखो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी क्यू कि आपका एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हमने लिखा था, देखो एन ए प्लस बी जे प्लस सी के, तो यहाँ पे लिखा के इंटू एन वैक्टर का, यहाँ पे लिख दिया वैक्टर का फॉर्मेट में, ए जी प्लस बी जे प्लस सी के। अब डी इक्वल टू जो इक्वेशन 1 था हमारा, पी क्यू डॉट पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना के इंटू एन वैक्टर। तो पी क्यू जो लिखा के इंटू एन वैक्टर डॉट पी आर, और फिर पी क्यू आगे अंदर तो के इंटू एन वैक्टर लिख सकते हैं। अब आगे देखो, दोनों और मैग्नीट्यूड मैंने कर दिया, मॉडुलस डाल दिया इस तरह से, क्योंकि डी एक टाइप का डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा एक नंबर होता है, तो ये आपका पॉजिटिव ही आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड मॉडुलस डाल दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका के आपका बाहर निकल के आ गया, ठीक है, बाहर मैंने निकाल दिया इसको। अब देखो के को यहाँ पे मॉडुलस के फॉर्म में लिया है, क्योंकि के एक नंबर्स है, कांस्टेंट नंबर ही होगा, और डी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डी क्या, डी आपका एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, तो डी पॉजिटिव होगा, सो के मस्ट बी पॉजिटिव। तो जब डी पॉजिटिव होगा तो के को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों साइड से के को निकाल दिया। देखो मॉडुलस देखिए, तो इसको निकालने के बाद कट जाएगा, तो यहाँ पे एन डॉट पी आर होगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होगा नीचे, ठीक है। इसी इक्वेशन 2 बोलो इसको, ठीक है। अब नाउ लेट फाइंड द पी आर, तो पी आर हम निकाल लेते हैं। पी आर यहाँ पे देखो आ रहा है ना पी आर, तो पी आर निकाल लेते हैं। अभी हम करने वाले हैं ना, हमें पूरा डी चाहिए कम्प्लीटली वेक्टर, और पूरी तरह से मतलब इक्वेशन फॉर्म में, कि जिस तरह से वैल्यू रखे और मिल जाए। तो पी आर हमने निकाल लिया, तो पी आर निकालने के लिए आर पॉइंट में से पी पॉइंट को माइनस करना होगा, तो ये आर पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अब देखो हम दिखाते हैं आपको आर पॉइंट और पी पॉइंट। तो देखो हमने यहाँ पे लेट जो किया ना, आर पॉइंट आपका x2 y2 और z2 आपका कोऑर्डिनेट है, और पी पॉइंट का x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो x2 y y2 z और z2 k, और इसको लिखेंगे तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, आर वेक्टर का यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट, और यहाँ पे पी पॉइंट का, दोनों पॉइंट का मतलब वेक्टर फॉर्मेट। तो इस तरह से आर में से पी को घटाया, तो इस तरह से देखो x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1 सेम, और आई जे के लगा दिया वेक्टर बनाने के लिए, और पी आर आपका हो गया। तो इससे हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 आपका ये रहा पी आर। तो इसमें जो आपका पी आर है उसके जगह पे हम लिखेंगे ये आपका x2 में से x1 और y2 में से y1 और z2 में से z1, और आई जे के ये वाला लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो D इक्वल टू आपका एन वेक्टर का तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए आई जी प्लस बी जे प्लस सी के, और ये आपका डॉट पी आर, ये पी आर है, और एन वेक्टर का देखो मैग्नीट्यूड हमें निकलना है, ठीक है। तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अंडर रूट में डालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा एन वेक्टर का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो ऊपर मैग्नीट्यूड है, यानी जो भी यहाँ पे आएगा नंबर्स वो पॉजिटिव ही निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि हमें डी एक आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो हमें डी पॉजिटिव ही निकालना है। तो इसलिए एरिया को मैं यहाँ पे मॉडुलस में डाल दिया मैंने, कि जो भी नंबर्स निकल के आए और पॉजिटिव ही निकल के आए, माइनस भी आए तो भी पॉजिटिव ही निकल के आए। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को डॉट किया, तो इसका ए आपका इसके डायरेक्शन और रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, एन वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो ए है, और जो पी आर वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो x2 में से x1, सेम तरह से b का y2 में से y1 और z2 में से z1 इंटू सी, ये आपका हो गया।
और ये नीचे इसका मैग्नीट्यूड एन वेक्टर का। अब फ्रेंड्स सेम उसी तरह से ई को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे बी को अंदर ले जाके और सी को अंदर ले जाके, तो कुछ इस तरह से होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे जो 1 वाला है जैसे x1 y1 z1 इसको अलग कर दिया और 2 वाले को एक साइड कर दिया, 1 वाले को एक साइड और 2 वाले को एक साइड। अब देखो आगे देखो वी टेक इट आर जो है लाई कर रहा है प्लेन पे। तो देखो आर जो पॉइंट है प्लेन पे लाई कर रहा है। जब प्लेन पे लाई करता है कोई पॉइंट उसके थ्रू जो आपको इक्वेशन निकालने होता है प्लेन के, तो आप क्या करते हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी, ये जो जनरल फॉर्म इक्वेशन है प्लेन का, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट किस प्लेन पे लाई कर रहा है तो सिंपली जो कोऑर्डिनेट उसका होता है, जैसे आर का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड की जगह। तो देखो आर का जो कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, मैंने डायग्राम आपको दिखाया x2 y2 z2। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बस एक्स वाई जेड की जगह x2 y2 और z2 कर दिया। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना प्लेन का। तो जब भी पॉइंट के किसी पॉइंट से पास करेगा तो वो जो पॉइंट को हम जो है यहाँ पे उसके नॉन वेक्टर से डॉट कर देंगे, देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से d को इस साइड ले गए हम, तो ये एरिया और इक्वल टू -d, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन 3 आपका ये वाला है। तो इसमें हमने पुट कर दिया, देखो ये आपका जो है पूरा का पूरा ये -d रख दिया मैंने यहाँ पे, तो उतना को -d रख दिया, तो -d और ये आपका माइनस पहले से है तो इतना एरिया माइनस, ठीक है। मॉडल्स डाला है क्योंकि पॉजिटिव हमें लाना है। अब आगे समझो इसे। अब देखो यहाँ पे माइनस को कॉमन किया, यहाँ पे जैसे ही माइनस को कॉमन किया तो d क्या आ गया प्लस आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने d को अंदर ले लिया, तो x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d। तो इस तरह से होगा आपका माइनस, और माइनस देखो आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये मॉडुलस में रहे तो इतना का वैल्यू अगर माइनस आएगा तो मॉडुलस होने के कारण प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि d एक डिस्टेंस है जो कि मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया आपका, ये फाइनल रिजल्ट है इसका। जब भी फ्रेंड्स ये आपका ऐसा फॉर्मेट आ गया तो ये क्या निकालने का जरिया है, तो जब भी आपको एक पॉइंट दिया रहेगा जो कि प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे होगा और प्लेन और उस पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस आपको निकालने हैं तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है कि उस प्लेन का जो आपका नॉर्मल फैक्टर होगा और वो पॉइंट जो प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे होगा उनको आपस में डॉट करना है, और जो भी डिस्टेंस d है, ठीक है, उसको आपको लिख देना है जो प्लेन में आपको गिवन रहेगा। और फिर आपको नॉर्मल वेक्टर का जो भी उसके मैग्नीट्यूड होते हैं उनको डिवाइड करना होगा, तो फाइनल आपको d मिल जाएंगे, d यानी उनके बीच का डिस्टेंस। ये फ्रेंड्स ये जो d है ना, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन का, ये क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन का, लेकिन ये जो d है पॉइंट से और प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। तो ये आपको निकालने होंगे कुछ इस तरह से। तो देखो इसमें हमने मॉडुलस यहाँ पर डाल रखा है, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में इसका आंसर प्लस या माइनस दोनों में आ सकता है। ये मॉडुलस रहने के कारण हमेशा प्लस में ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो एक्चुअल में देखो कहने का मतलब है कि अगर आपका d प्लस आता है तो d प्लस आने का मतलब है कि जो आपका प्लेन है तो प्लेन के जस्ट ऊपर वाला p पॉइंट होगा, ऊपर पॉइंट p होगा। देखो जैसे डायग्राम समझो कि ये जो पॉइंट P है, ठीक है, अगर प्लस आता है इसके बीच का डिस्टेंस तो कहने का मतलब है ये प्लेन से ऊपर है P पॉइंट। अगर जो है माइनस आता है तो ये पॉइंट P जो है नीचे था, इधर होगा, ठीक है, इधर होगा, ये प्लेन से नीचे होगा। सेम उस तरह से लेफ्ट राइट भी होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट भी होगा। अगर आपका लेफ्ट में होगा तो प्लस और राइट में होगा तो माइनस, समझ में आ गया। सॉरी, राइट में होगा तो माइनस और लेफ्ट में होगा तो प्लस। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, देखो कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट है आपका ना, देखो ऊपर होता है तो क्या होता है, ऊपर प्लस होता है ना, ऊपर प्लस होता है बाई एक्स, और इधर भी एक्स आपका प्लस होता है, और इधर आपका एक्स जो होता है माइनस होता है, और इधर जो आपका वाई होता है माइनस होता है। तो नीचे अगर पॉइंट है पी तो आपका डी माइनस आएगा, ठीक है। अगर वही यहाँ पे ऊपर पॉइंट है पी, ठीक है, प्लेन के, तो आपका प्लस आएगा। सेम उस तरह से आपका राइट में रहेगा तो प्लस आएगा, और लेफ्ट में रहेगा तो आपका माइनस में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाते हैं कि और आपको क्या जानने चाहिए 3.6 को करने के लिए। प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स,
यानी अगर आपको क्वेश्चन में दो प्लेन दिए हैं और तीसरा प्लेन आपको निकालने को बोले जो दोनों प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 50-50 में बांट रहा है। सपोज करो देखो ये आपका प्लेन 2 है, एक दूसरा प्लेन है, एक आपका पहला प्लेन है, एक प्लेन है नीचे और एक प्लेन है इस तरह से दूसरा प्लेन, और ये जो तीसरा प्लेन है ना प्लेन 3, ये जो है बीच में आके, जस्ट बीच में आके इन दोनों एंगल पे, ये जो प्लेन 1 और प्लेन 2 जो है किसी एंगल पे से झुका हुआ है। सपोज करो देखो इस तरह से ऐसे है, सपोज करो ऐसे है, तो जो तीसरा प्लेन होगा इसके जो बीच में आएगा, जस्ट बीच में सेंटर में, जो इसके जो बीच में एंगल जो बन रहा है, जो एंगल इस तरह से जो बन रहा है उसको 50-50 में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो ये 60 डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जो तीसरा प्लेन इसके बीच में जाके एंट्री मारेगा वो 30 इधर करेगा और 30 इधर करेगा एंगल, समझ में आ रहा है? 30 डिग्री 30 डिग्री। तो उस तरह से आपको निकालना है कि वो जो प्लेन जो 50-50 में इसको डिवाइड करेगा, 60 डिग्री बन रहा है सपोज करो, तो 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उस प्लेन का इक्वेशन आपको निकालने होते हैं। तो ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, और ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये थीटा और ये थीटा में बांट देगा इसको। सपोज करो पूरा एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो थीटा इधर में बांटेगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है देखो ध्यान से। तो इसका डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लेट टू प्लेन लेते हैं, P1 और P2 दो प्लेन ले लिया मैंने, विच इज द बाइसेक्ट बाय द प्लेन P, जो कि प्लेन P से बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब 50-50 एंगल में डिवाइड हो रहा है। लेट A बी द पॉइंट ऑन द प्लेन P, और इसके लिए मैंने एक और चीज़ लेट किया कि A एक पॉइंट ले लिया, देखो A पॉइंट है आपका ये, जो कि प्लेन P पे है, B पॉइंट प्लेन P, एंड N1 परपेंडिकुलर P1 है और N2 परपेंडिकुलर टू P2 है। यानी जो N1 वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर जो है, ये नॉर्मल वेक्टर देखो A से जो है N1 पे गिर रहा है, तो पहले जो प्लेन है उस पर नॉर्मल है N1 और दूसरे प्लेन पे N2 है नॉर्मल उस पर, ठीक है। तो ये हमने दो और लेट कर लिया। तो फ्रॉम किस पे, पॉइंट A से है, तो पॉइंट A से नॉर्मल गिर रहा है दूसरे प्लेन पे N2, और ये पॉइंट A से जो है पहले प्लेन पे गिर रहा है नॉर्मल N1। आगे फर्दर समझते हैं। प्लेन P बाइसेक्टिंग द प्लेन्स P1 एंड P2, तो P क्या कर रहा है आपका, P1 P2 को बाइसेक्ट कर रहा है, 50-50 एंगल में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर आर इक्वल फ्रॉम पॉइंट A। तो इस तरह से 50-50 में जब डिवाइड कर रहा है, यानी बीच में जस्ट आ रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा यार। जब बीच में आ रहा है तो सोचो आप भी, अगर ये देखो ये दो प्लेन है, बीच में एक ऐसा प्लेन आ गया, तो उसके सपोज करो ये अंगूठा मेरा तीसरा प्लेन है जो ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, सपोज करो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये बीच में है तो ऑफकोर्स यार 50 इधर होगा। जब एंगल 50-50 में डिवाइड हो गया तो ऑफकोर्स डिस्टेंस भी 50-50 में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सेम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A/2 जो है A/1 के इक्वल होगा। देखो A/1 इक्वल होगा A/2 के, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे A/1 तो हम A/1 निकाल लेंगे। तो A/1 क्या है फ्रेंड्स, देखो A आपका बाहरी पॉइंट है और ये आपका प्लेन आपका है, ठीक है। तो ये प्लेन और कोई बाहरी पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना होता है, तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा कि नहीं सीखा, तो फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो नॉर्मल वेक्टर है वो लेना होता है और जो बाहरी पॉइंट होता है उसे लेना होता है, डॉट करना होता है, और D1 जो प्लेन में दिया रहता है ना, प्लेन का इक्वेशन में दिया रहेगा, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस D1 वो आपको लिख देना है सेम, और डिवाइड बाई क्या आपका रहेगा, और आपका नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, तो ये लिख दिया मैंने। और सेम उस तरह से दूसरे वाले प्लेन का लिखेंगे, दूसरे वाले प्लेन का मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरे वाले प्लेन का जो डायरेक्शन कहाँ गया, दूसरा वाला प्लेन ये रहा, दूसरा वाला प्लेन जो है आपका ये वाला, इसका हम लेंगे डायरेक्शन और रेशियो, और इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो XYZ उसको डॉट कर देंगे, और आपका जो यहाँ पे प्लेन 2 का जो डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन से वो दिया ही रहेगा, वो लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे यहाँ पे A2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, यानी नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से होगा, दोनों डिस्टेंस सेम हो गया, बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर जब होगा, अब हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस को हटाएंगे। जब इस मॉडुलस को हटाएंगे तो एक्चुअल में होगा कि एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। आपके सामने दो वैल्यूज आएंगे फ्रेंड्स, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा।
क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ये डिसाइड करता है कि सिर्फ प्लस ही आने देंगे। जैसे ये मॉडुलस हटाते हो तो फाइनल उसका मतलब निकल के आता है कि जब वो रिजल्ट आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा है। तो एक बार आप जो है इस एरिया को प्लस में ले सकते हो और एक बार आप माइनस में लोगे तब सॉल्व करोगे उसे। एक बार प्लस में लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस में लेके सॉल्व करो, तो दो बार दो आपको आंसर मिलेंगे, दो आपको प्लेन मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि अगर जो है दो प्लेन आपको गिवन है और तीसरा प्लेन जो आ रहा है उसको वो बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में मतलब है वो, तो प्लेन एक ही हुआ ना, दो कहाँ से हुआ इसमें, एक ही तो बाइसेक्ट करेगा दोनों प्लेन को, ठीक है। दोनों प्लेन को एक ही प्लेन तो बाइसेक्ट करेगा, दूसरा प्लेन कहाँ से आएगा, दो कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन देखो दूसरा कैसे बाइसेक्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इन दोनों के बीच जो है ये आपका तीसरा प्लेन जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो एक्चुअल में आपको छोटा वाला में दिख रहा है, इस तरह से दो प्लेन से पड़े हैं, देखो ऐसे है। तो ठीक है, ये आपको एक प्लेन है और दूसरा प्लेन ही है, इनके बीच जो है एक प्लेन बीच में डाल दिया मैंने, ठीक, इस तरह से डाल दिया, ठीक है। पेन सपोज करो तीसरा प्लेन है, तो इस तरह से डाला जब मैंने तो उसको बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन पीछे भी तो ध्यान से देखो, पीछे भी तो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे सपोज करो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों प्लेन के बीच, ठीक है। ये आपका प्लेन, ये वाला प्लेन बीच 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो पीछे भी तो देखो यार, पीछे भी तो आपका 180, 60 में से माइनस को 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो आपका प्लेन 2 और प्लेन 1 है, इनके पीछे भी तो एंगल बन रहा है इसे, ठीक है, पीछे भी तो एंगल बन रहा है। तो सपोज करो इनके बीच 60 डिग्री बन रहा है, तो पीछे आपका क्या हो जाएगा, 180 में से 60 आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इनको भी तो ये जो है बांट सकता है, बाइसेक्ट कर सकता है 50-50 में। 120 पीछे बन रहा है तो 60 में डिवाइड कर सकता है। इसलिए आपको दो प्लेन मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा है। यहाँ पे आपका एक प्लेन मिलेगा जो इनको बीच में इस तरह से डिवाइड करेगा और पीछे से भी एक डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा आपका दो टाइप के एंगल मिलेंगे आपको, एक एक्यूट एंगल में, एक ऑब्ट्यूस एंगल में। तो देखो यहाँ पे इसके लिए मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख रखा है, कंडीशन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूस एंगल के केस में क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म d1 एंड d2 आर पॉजिटिव इन इक्वेशंस। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि ऑब्ट्यूस एंगल के केस में जो है एंगल बाइसेक्टर निकालो, ऑब्ट्यूस एंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर आप निकालो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको d1 d2 को पॉजिटिव करने हैं। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव नहीं दिया तो पॉजिटिव करो, क्वेश्चन मतलब इक्वेशन में प्लेन का जो इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, जिससे आपका ये प्लेन का जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसमें ध्यान से देखो, ये माइनस में है, जो आपका डी है ना ये माइनस में है, प्लस में नहीं है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि इसे प्लस में करना। इसे सबको साइन चेंज कर दो, देखो -2x -3y और -6z, और ये हो जाएगा +3 = 0, ये प्लस हो गया। तो पहला टारगेट आपको करना है कि जो भी इक्वेशन प्लेन का गिवन रहेगा उसमें जो आपका डी रहेगा उसको प्लस करना है। इसके लिए आप उसका साइन चेंज कर देना सारा का, ठीक है। तो d1 d2 जो आपका रहेगा उसको पॉजिटिव कर देना प्लेन की इक्वेशन में। दूसरा आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल इज ग्रेटर देन 0। दूसरा केस आपको देखने हैं कि जो उनके नॉर्मल वेक्टर हैं, दो प्लेन तो रहेंगे, तो दोनों प्लेन का डॉट कर लेना, किसका, नॉर्मल वेक्टर का डॉट करना। डॉट करने के बाद अगर उनका वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तभी आगे बढ़ना है ऑब्ट्यूस एंगल के केस में, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के केस में। टेक पॉजिटिव साइन फॉर फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे ही आपको d1 d2 पॉजिटिव कर लिया, ठीक है, दूसरा आपने देख लिया कि जो है उनका नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 से ज़्यादा आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव वाले साइन लेने हैं, यानी इसमें जो प्लस माइनस आपको दिख रहा है प्लस वाले लेने हैं आपको, और प्लस वाले लेके आपको सॉल्व करने हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये आपको लेफ्ट राइट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक तरफ से आपका एक लास्ट में इक्वेशन निकल के आएगा x y z, जिस तरह से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है प्लेन का वैसे ही निकल के आएगा फाइनल, ठीक है। तो प्लस लेने हैं कब, जब आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं 22, ठीक है। और फोर्थ आपका यहाँ पे रहेगा कि ओरिजिन ऑलवेज लाइज इन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये चीज़ याद रखने की चीज़ है कि जो आपका ओरिजिन होता है वो लाई करता है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर
में, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इधर बन रहा है सपोज करो 60 डिग्री, इधर बन रहा है पीछे 120 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑरिजिन आपका ये जो इधर एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा ऑब्ट्यूस वाला, उस पे जो है ऑरिजिन लाई करेगा, ना कि इस वाले पे, ठीक है। तो फिर से एक बार हम रिमाइंड करवाते हैं आपको कि अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले d1 d2 को पॉजिटिव करो इक्वेशन में, प्लेन के इक्वेशन में। दूसरे आप जो उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट करो, 0 से ग्रेटर है तभी आगे बढ़ो, 0 से ग्रेटर आ रहा है तो आगे बढ़ना है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के केस में। और उसके लिए आपको पॉजिटिव साइन लेना है, प्लस माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस वाला लेना है और सॉल्व करना है इसको, तब जाके आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा एक, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। सेम उस तरह से आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं, तो उसके लिए आपको फिर से d1 d2 को पॉजिटिव करना होगा इक्वेशन में, ये तो सब में रहता है, दोनों में है। और फिर आपको डॉट करने हैं उनके नॉर्मल वेक्टर का, दोनों नॉर्मल वेक्टर, दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का। वो 0 से कम आते हैं तो आगे बढ़ने हैं, 0 से कम आ गए तो समझ जाना है कि भैया ये एक्यूट एंगल का केस है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का केस है, और इस केस में आपको आगे बढ़ने हैं। तो उसके बाद जो आपको नेगेटिव साइन ले लेना है उसमें से, तो जो प्लस माइनस वाला साइन है आपका ये वाला, यहाँ पे जो प्लस माइनस का साइन है इसमें से आपको नेगेटिव वाला लेना है, तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने होंगे तब। तो इस तरह से एंगल्स बाइसेक्टर के केस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मिलेंगे आपको, तो आपको इसी तरह से करने हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको टर्म में समझा रहा हूँ, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। तो 2 पॉइंट्स रहेंगे और उनका पोजीशन आपको पता करने हैं कि प्लेन के रिस्पेक्ट में उनका पोजीशन क्या है। मतलब वो जो है दोनों पॉइंट प्लेन के उल्टे साइड में है, अपोजिट साइड में है, या एक ही साइड में है, वो कहाँ पे है, उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो देखो सपोज करो P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है। अब आपको पता करना है कि P और Q जो पॉइंट प्लेन के एक साइड में है या दोनों साइड में है, ठीक है। दोनों एक ही साइड में पड़ रहा है या दोनों अलग अलग साइड में पड़ रहा है, यानी एक लेफ्ट में एक राइट में पड़ रहा है, या एक ऊपर या नीचे, कैसे पड़ रहा है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको तो देखो आप कैसे करोगे। तो सपोज करो P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है, और ये प्लेन है। और इसका जो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस तरह से x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू 0। अब R एक पॉइंट ले लेते हैं प्लेन पे, तो हमने लेट कर लिया, R एक पॉइंट है कहाँ पे, प्लेन पे है। तो देखो R का कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो प्लेन पे है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि जो है P जो R है और R जो Q है, इस तरह से लैम्डा इंटू R जो है लैम्डा, और ये लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो R पॉइंट है PQ को लैम्डा डिवाइड बाई R के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इधर का एरिया लैम्डा, इधर का 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस तरह से हम लगा देंगे यहाँ पे इंटरनल डिवीजन, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+1 होता है ना, वही हम यहाँ पे लगा दिए। ये x का कैसे है, y का कैसे है और z का कैसे है। इस तरह से R का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया। अब देखो यहाँ पे केस क्या उत्पन्न होता है, देखो इफ़ पॉइंट R लाइज ऑन अ प्लेन, ठीक है। अगर जो है R पॉइंट क्या है, प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, ऑन लाई ऑन प्लेन दिस देन, तो फ्रेंड्स देखो जो लैम्डा होगा वो आपका ई आएगा। अब बोलोगे कैसे आया, तो देखो ये जो R पॉइंट अगर इस प्लेन पे लाई करेगा तो ये R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस प्लेन में सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई मतलब कहने का मतलब है कि इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जैसे ही हम ये कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे x y z की जगह, तो इनका जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल आएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे जब जैसे ही रखेंगे तो हमारे यहाँ से लैम्डा मिलेगा को, ठीक है, लैम्डा मिल जाएगा। तो जब मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये जो R पॉइंट है, R का जो कोऑर्डिनेट है x y z, x की जगह ये वाला, y की जगह ये वाला और z की जगह ये वाला रखा मैंने, तो यहाँ से हमें लैम्डा मिलेगा, ठीक है। लैम्डा को हम निकाल लेंगे, लैम्डा को निकालने के बाद कुछ इस तरह से लैम्डा आएगा, और ये जो लैम्डा आएगा वो जो भी नंबर निकल के आएगा, अब उससे देखो केस जनरेट होगा कि ये 2 पॉइंट P और Q जो है किधर है, दोनों एक ही साइड में या दोनों अपोजिट साइड में एक दूसरे के। देखो इफ़ लैम्डा ग्रेटर देन 0, अगर लैम्डा का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए, देन पॉइंट आर अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन
इंटरनल डिविजन्स। तो अगर लैम्डा का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए तो दोनों के दोनों पॉइंट पी और क्यू जो पॉइंट हैं वो आपके अपोजिट साइड में होंगे प्लेन के, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, एक ऊपर तो एक नीचे होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनल डिवीजन का केस हो जाएगा। देखो इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। लैम्डा ग्रेटर देन 0 है यानी लैम्डा पॉजिटिव आएगा ना पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे m प्लस n का केस आ जाता है। जब m प्लस n का जब केस आता है तो वो इंटरनल डिवीजन होता है। देखो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये होता है कि नहीं होता है? ये कब होता है? ये तब होता है जब इंटरनल डिवीजन होता है। इंटरनल डिवीजन करने का मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे p कोई है और यहाँ पे पॉइंट q कोई है, ठीक है, तो उसका जो पॉइंट होगा जो उसको दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों के बीच में होगा। बीच में कहने का मतलब ये नहीं है कि 50 इधर 50 इधर, ऐसा नहीं। बीच में कहने का मतलब है कि इन्हीं के अंदर होगा। ठीक है, पी और क्यू के अंदर ही होगा वो, ऑफकोर्स अंदर ही होगा। जब ये अंदर होगा तो ऑफकोर्स इसके लेफ्ट में होगा, ये राइट में होगा कि नहीं होगा? अब देखो पी और क्यू के हमें पता चलेगा कि पी और क्यू के अंदर ही कोई पॉइंट है। सपोज करो आर पॉइंट है तो ऑफकोर्स आर के लेफ्ट में और आर के राइट में दोनों पॉइंट होंगे, लेफ्ट राइट में होंगे। इससे तो क्लियर ये हो जाएगा ना, हमें तो यही से मतलब है कि राइट और लेफ्ट में है बस। अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना हमें होना चाहिए, हमें इतना ही निकालना है कि वो दोनों अपोजिट साइड में एक दूसरे के। और ये हमें पता चलता है कि जैसे ही लैम्डा पॉजिटिव आएगा, लैम्डा ग्रेटर देन 0 आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, तो m प्लस n का केस बनेगा। जैसे m प्लस n का केस बनेगा यानी इंटरनल डिवीजन होगा। इंटरनल डिवीजन तभी होता है जब पॉइंट कोई जो है दो पॉइंट के अंदर होता है। अंदर तभी अंदर होता है, इसका मतलब है कि एक लेफ्ट में है एक राइट में है। अब दूसरा केस वैसे ही जस्ट उल्टा होगा, लैम्डा लेस देन 0 होगा। जैसे ही लैम्डा लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे जो इंटरनल डिवीजन नहीं होगा अब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यानी m माइनस n का केस हो जाता है। ठीक है, mx यहाँ पे होता है ना फ्रेंड्स, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पे एक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लिख दो, लैम्डा लेस देन 0 है। 0 से लेस देन कहने का मतलब क्या है? 0 से कम है, 0 से लेस क्या होता है? माइनस ही तो होता है। तो जैसे यहाँ पे माइनस हो गया तो हम समझ गए एक्सटर्नल डिवीजन है। तो एक्सटर्नल डिवीजन करने का मतलब सपोज करो पी और क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी है यहाँ पे क्यू है, एक्सटर्नल है तो इनके बीच तो कभी होगा नहीं, वो इनके बीच तो कभी नहीं होगा ना। इनके बीच इनके अंदर होने का मतलब है कि इंटरनल डिवीजन यानी बाहर है। तो हो सकता है इधर होगा नहीं तो इधर होगा, ये हो सकता है। ठीक है, इधर होगा नहीं तो इधर होगा। सपोज करो इधर होगा तो ऑफकोर्स ये देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट के इधर आ रहा है यानी दोनों पॉइंट एक साइड में पड़ गए। और सपोज करो इधर ही होगा आर, तो आपका ये पॉइंट दोनों पी और क्यू इस साइड आ रहा है राइट में, तो दोनों एक ही साइड में हो गया। तो इससे हमें ये मिलता है सीखने को कि अगर लेस देन लैम्डा 0 आता है तो भैया वो एक्सटर्नल डिवीजन का केस बनता है। और एक्सटर्नल डिवीजन का केस बनने का मतलब है कि दोनों के दोनों पॉइंट वन साइडेड होंगे, एक ही साइड में होंगे भैया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले इस टाइप के कि कोई प्लेन गिवन है और दो पॉइंट आपको गिवन है, पता करने हैं कि दोनों एक ही साइड में या अपोजिट साइड में। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो इस थियरी के हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट इनटू आपका प्रॉब्लम 3.6 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉब्लम 3.6 का सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।